हाय फ्रेंड्स, मैं हूं अनुपम शर्मा। अपने पिछले वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन की लिया था पार्लियामेंट का। और अभी हम बात कर रहे हैं हाउ डज पार्लियामेंट मेक लॉज। पार्लियामेंट लॉज कैसे बनाती है। तो अ बिल इज ए ड्राफ्ट ऑफ प्रपोज लॉ। जनरली हम बात करते हैं बिल लोकसभा में पेश किया जाता है, राज्यसभा बिल। व्हाई डू वी कॉल इट ए बिल? जब तक वो ड्राफ्ट है, प्रपोज लॉ है, यानी जब तक वो लॉ नहीं बन जाता है तब तक वो बिल कहलाएगा। जब वो पास हो जाएगा, लोकसभा से राज्यसभा से प्रेसिडेंट का अप्रूवल मिल जाएगा, तब वो लॉ कहलाएगा। जब तक ड्राफ्ट प्रपोज्ड लॉ है तब तक वो बिल कहलाएगा। गवर्नमेंट बिल, जो कंसर्न मिनिस्टर जब बिल को पेश करता है लोकसभा में या राज्यसभा में, जनरली लोकसभा में, तो वो गवर्नमेंट बिल कहलाता है। और प्राइवेट मेंबर बिल जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है लेकिन मिनिस्टर नहीं है, कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है, तो प्राइवेट मेंबर बिल कहलाएगा। मनी बिल बजट से रिलेटेड बिल है। नॉन मनी बिल जो मनी बिल नहीं है, यानी बजट से रिलेटेड नहीं है। ऑर्डिनरी बिल भी वही है जो मनी बिल नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल वो है जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स लानी है, चेंजेस लाने हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल कहलाते हैं। अब ये जो है, किसी कानून को या पॉलिसी को इनिशिएट करने के लिए परसुएशन कहाँ से मिलती है? एक तो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं जो जीत कर आई हैं, तो वो पब्लिक के कंसर्न लेके आती हैं, जो उनकी मांग है उनके हिसाब से कानून बनाने के लिए परसुएट किया जाता है। फिर कई सिटीजन ग्रुप्स होते हैं, वो जो सिटीजन्स के आइडियाज को हैं उनको मोबिलाइज कर लेते हैं और गवर्नमेंट को परसुएट कर लेते हैं कि उन पर वो लॉ बनाए, जैसे हेल्थ हो, एजुकेशन हो, एनवायरनमेंट हो, इन पे। मीडिया कभी कभी कोई ऐसी स्टोरी कवर कर लेता है, पब्लिक ओपिनियन फॉर्म हो जाती है और गवर्नमेंट को लगता है कि इस पे लॉ बनाना चाहिए। कई इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं, कोई बिजनेस ग्रुप हो गया, कोई लेबर ग्रुप हो गया, अभी किसान यूनियन आप देखते हो, तो ये सभी इन्फ्लुएंस कर लेते हैं कानून को नया लाने के लिए। और कोalition पार्टी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर किसी भी गवर्नमेंट को फॉर्म हुई है और वो कई पार्टियों के साथ मिलकर बनी है, तो उनको कोalition पार्टी के बात को और सजेशंस को मानना पड़ता है, नेगोशिएट होता है। क्योंकि ये पार्टीज अगर अपना समर्थन वापस ले लेंगी तो सरकार गिर जाएगी। तो इसलिए ये भी जो है परसुएशन करते हैं या प्रभावित करते हैं कानून लाने के लिए। अब है ड्राफ्टिंग ऑफ बिल इज प्रिपेयर्ड बाय कंसर्न मिनिस्ट्री। एजुकेशन मिनिस्ट्री है तो वो बिल ड्राफ्ट करेगी। अगर हेल्थ मिनिस्ट्री से कंसर्न है तो वो करेगी, है ना। जैसे अब कोई नया अस्पताल बनाने हैं, कोई फ्री ट्रीटमेंट देना है, फ्री चेकअप्स के लिए है, कुछ भी, तो उसके लिए बिल की ड्राफ्टिंग वो कंसर्न मिनिस्ट्री करेगी। इसी तरह से एजुकेशन के लिए भी हो सकता है, जैसे आपकी बुक में दिया गया एग्जांपल कि अगर मैरिजेबल एज को 18 से लड़कियों की 21 करना हो तो कंसर्न मिनिस्ट्री करेगी, मतलब बिल को इंट्रोड्यूस करेगी। अब ये क्या करते हैं कि कंसर्न मिनिस्ट्री है, क्योंकि पार्लियामेंट तो बहुत कम समय के लिए बैठती है, वैसे भी इतनी एक्सपर्टीज नहीं होती है, तो ये जो है कमेटी को भेज देते हैं। कोई चाहे वो अडहॉक हो चाहे वो स्टैंडिंग कमेटी हो, उस मिनिस्ट्री से कंसर्न होती है, उस कमेटी पे को गाइडलाइंस के साथ कि क्या लॉ लाना है उस पे भेज देते हैं। तो ये कमेटी डिबेट और डिस्कशंस करती है और उसके बाद रिकमेंडेशंस जो है वो कंसर्न मिनिस्ट्री को दे देती है। उसके बाद जो कंसर्न मिनिस्टर है अप्रूवल, कैबिनेट के अप्रूवल के साथ उस बिल को लोकसभा में पेश करता है, राज्यसभा में भी पेश किया जा सकता है। लेकिन मनी बिल जो है वो सिर्फ लोकसभा में ही पेश किए जा सकते हैं, राज्यसभा में नहीं किए जा सकते, क्योंकि ये लोकसभा जो है जनता द्वारा चुने हुए लोग हैं, प्रतिनिधि हैं, इसलिए उन्हीं का पैसा है, तो कैसे खर्च करना है, क्या करना है, उसके बारे में वो यहीं से बिल जो है शुरू होगा। अब ये जब बिल, चाहे वो मनी बिल हो चाहे वो ऑर्डिनरी बिल हो,
उस पर डेलिब्रेशन से डिस्कशंस होते हैं, बहस होती है। आपने देखा होगा जब लोकसभा का सेशन चलता है तो हंगामे होते हैं, वॉकआउट्स होते हैं, हीटेड डिस्कशंस होते हैं, मिनिस्टर्स अपने विचार व्यक्त करते हैं, सरकार को क्रिटिसाइज करते हैं। क्वेश्चन आंसर सेशन में क्वेश्चन आवर जिसे कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर को जवाब देना पड़ता है, 0 आवर में भी देना पड़ता है, कई बार स्थगन प्रस्ताव आता है। इस तरह से बहुत बहस के बाद बिल जो है लोकसभा से बहुमत से पास करना पड़ता है। अगर हो जाए तो फिर ये राज्यसभा में अप्रूवल के लिए जाता है। यहाँ पर भी बहस होती है और वोट होता है, दोनों चीजें हैं। जैसे जो प्रोसेस लोकसभा में है वो ही राज्यसभा में है। उसके बाद हो सकता है कि राज्यसभा कोई सजेशंस दे, तो उसमें चेंजेस भी लाए जा सकते हैं। द बिल हैज टू बी पास्ड बाय बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, पहले लोकसभा और फिर राज्यसभा। इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट रिजॉल्व थ्रू जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट। लेकिन कई बार क्या होता है, लोकसभा में तो सरकार का बहुमत है लेकिन राज्यसभा में नहीं है, तो वहां पर जो है डिसएग्रीमेंट होते हैं, और जब नहीं रिजॉल्व होता है तो जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट होता है, और वहां पर फिर बकायदा डिस्कशन होता है, और उन जो भी डिसएग्रीमेंट है उनको रिजॉल्व करने की कोशिश की जाती है। मनी बिल हैव आल्सो गो थ्रू सेम प्रोसेस। मनी बिल में भी डिस्कशन होगा, ये होगा, सब कुछ। राज्यसभा कैन अप्रूव और सजेस्ट चेंजेस बट कैन नॉट रिजेक्ट इट। राज्यसभा चेंजेस सजेस्ट कर सकती है और लेकिन रिजेक्ट नहीं कर सकती। अमेंडमेंट टू द बिल मे और मे नॉट बी एक्सेप्टेड बाय लोकसभा, और लोकसभा की मर्जी है कि जो वो सजेशन दे रहे हैं उनको वो माने या ना माने। बिल इज सेंट टू द प्रेसिडेंट फॉर अप्रूवल, दोनों हाउसेस से पास हो गया, लोकसभा और राज्यसभा, चाहे ऑर्डिनरी बिल हो चाहे मनी बिल हो, वो प्रेसिडेंट के अप्रूवल के लिए जाता है। प्रेसिडेंट जो है उस पर साइन कर सकते हैं, रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं, और कई बार ऐसा भी हुआ है कि पॉकेट वीटो का भी इस्तेमाल किया एक आध बार, लेकिन जनरली जो प्रेसिडेंट है अगर अप्रूव कर दे, रिकंसिडर करने के लिए कह सकते हैं, तो उसको दोबारा से रिकंसिडर किया जाएगा। हालांकि ये कहा गया है कि जो पार्लियामेंट है उनकी मर्जी है वो एक्सेप्ट करे ना या करे, लेकिन प्रेसिडेंट की बहुत हाई पावर है, या कहिए कि कुर्सी बहुत ऊंची है, तो इसलिए उसको रिकंसीडर किया जा सकता है, कुछ प्रोविजंस को माना जा सकता है, और उसके बाद दोबारा से प्रेसिडेंट के पास अप्रूवल के लिए जाएगा, और प्रेसिडेंट अगर अप्रूव कर देते हैं तो उसके बाद वो लॉ बन जाता है। अब हम बात कर रहे हैं कि हाउ डज पार्लियामेंट कंट्रोल एग्जीक्यूटिव। तो एग्जीक्यूटिव क्या है? पार्लियामेंट का हिस्सा है, मेजोरिटी पार्टी जो जीती है उसमें से 50 या 60 जो एमपीज हैं उनको मिनिस्ट्रियल पोस्ट मिल जाती है, पोर्टफोलियो मिल जाता है, वो मिनिस्टर बन जाते हैं, कोई एजुकेशन बना, कोई हेल्थ मिनिस्टर बना, तो ये जो लोग हैं ये एग्जीक्यूटिव कहलाते हैं, तो ये पार्लियामेंट का हिस्सा ही है, लेकिन ये बहुत पावरफुल होते हैं, और अगर गवर्नमेंट मेजोरिटी में हो तो ये हो सकता है कि बिल्कुल डिक्टेटरशिप हो जाए बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी इन पे कंट्रोल करना आवश्यक है, और होता भी है। उसके लिए क्या करना पड़ता है? पावर एंड फ्रीडम ऑफ लेजिस्लेटर्स टू एक्ट इफेक्टिवली एंड fearlessly एज मेंबर्स हैव पार्लियामेंट्री प्रिविलेज। ये क्या है पार्लियामेंट्री प्रिविलेज? इसका मतलब ये है कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं वो पार्लियामेंट में या लोकसभा में या कुछ भी बोल सकते हैं, क्रिटिसाइज कर सकते हैं गवर्नमेंट की पॉलिसीज को, और बहुत हंगामा वगैरह होता है, अपने जो विचार है वो बिना किसी डर के, फियरलेसली, बिना किसी डर के व्यक्त कर सकते हैं। क्यों? कि उनके पास पार्लियामेंट्री प्रिविलेज है, उनके पास ये हक है कि गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर सकें, कुछ भी अपने विचार व्यक्त कर सकें, इसको कहते हैं पार्लियामेंट्री प्रिविलेज। सिर्फ
जो स्पीकर है उनको हक है ये बताने का कि इन्होंने पार्लियामेंट्री प्रिविलेज को ब्रीच किया है या नहीं। डेलिब्रेशंस एंड डिस्कशंस, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि पहले तो डिस्कशन होता ही है। आप देखिए, आपने देखा होगा जब पार्लियामेंट का सेशन चलता है तो जनरल डिस्कशन होता है और उसके अंदर बहुत बहस होती है। ऑपोजिशन है वो बहुत ज़्यादा हंगामा भी करते हैं, कभी प्रोटेस्ट करते हैं, कभी वॉकआउट करते हैं, कभी वो स्पीकर की चेयर तक आ जाते हैं। ये सब चलता है। इसके अलावा क्वेश्चन आ रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें प्राइम मिनिस्टर से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज भी किया जा सकता है और किया जाता है। और जो मेंबर्स हैं, जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, जो अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से आए हैं, वो अपने अपने मुद्दे उठाते हैं। अपने जो कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग हैं उनके मुद्दे उठाते हैं। प्राइस को लेकर उठा सकते हैं, पॉल्यूशन को लेके उठा सकते हैं, राशन की दुकानों पे अच्छी क्वालिटी का सामान नहीं मिल रहा है, कोई एक्सीडेंट हो गया है, सिवियर एक्सीडेंट हुआ है, स्टैम्पेड हुआ है, कोई बहुत ज़्यादा क्राइम और कुछ भी। तो ये क्वेश्चन आंसर में बड़े हीटेड डिस्कशंस होते हैं। और ये जो है पार्लियामेंट को या कहें कि एग्जीक्यूटिव को अकाउंटेबल, जवाबदेह हो जाती है, अकाउंटेबल ठहराते हैं। यही 0 आवर में होता है। हालांकि इसमें मंत्रियों की मर्जी है कि वो जवाब दे या ना दे। स्थगन प्रस्ताव, एडजॉर्नमेंट मोशन चलते हैं। Gives opportunity to members to criticize the government and represent problems of their constituencies. These are political technique to gain concession and force executive accountability. जैसे अभी कहा कि इस तरह के जब ऐसा होता है, जब बहुत ज़्यादा हंगामा होता है, सब कुछ होता है, तो सरकार को कभी कभी उनकी भी बातों को मानना पड़ता है। उनके अकॉर्डिंग भी थोड़े बहुत चेंजेस जो हैं वो लाने पड़ते हैं। अप्रूवल और रेटिफिकेशन ऑफ लॉ, ए लॉ कैन बिकम लॉ ए बिल कैन बिकम अ लॉ विद अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट। होता क्या है कि जब अगर मेजोरिटी है तो कोई मुश्किल नहीं है ऐसा माना जाता है, लेकिन फिर भी इंटेंस बार्गेनिंग और नेगोशिएशन चलते हैं। और खास तौर पे तब जब कोएलिशन गवर्नमेंट हो, यानी बहुत सारी पार्टियां मिलके अगर गवर्नमेंट बना रहे हैं, तो हर पार्टी, हर कोएलिशन पार्टनर अपने अपने पार्टी के लिए, इंटरेस्ट के लिए बात करता है। तो बहुत ज़्यादा नेगोशिएशन और बार्गेनिंग होती है ताकि वो अपने स्टेट के लिए, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए अपनी जो मांग है वो पूरी करवा सके। इफ नो मेजोरिटी इन राज्यसभा, गवर्नमेंट विल बी फोर्स टू मेक ए सब्सटेंशियल कंसेशन। इसका मतलब यह है कि लोकसभा में तो मान लो है मेजोरिटी, लेकिन राज्यसभा में नहीं है। तब क्या होता है कि राज्यसभा जो है वो बिल पास नहीं करेगी या उसमें फिर अपनी मांगे रखी जाएंगी, तो फिर गवर्नमेंट को सब्सटेंशियल कंसेशन देने पड़ते हैं, यानी कि चेंजेस लाने पड़ जाते हैं उनके अकॉर्डिंग, उनकी डिमांड के अकॉर्डिंग, उनके बार्गेन के अकॉर्डिंग उसमें चेंजेस लाने पड़ जाते हैं। Then financial control. Legislature may refuse to grant resources to the government. अब गवर्नमेंट को पैसा चाहिए, कहाँ से आएगा? टैक्स से आएगा, जीएसटी से आएगा, इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्सेस, ये सब जो फाइनेंशियल मैटर्स होते हैं, इस पे लेजिस्लेचर जो है वो मना कर सकती है कि वो नहीं सरकार को रिसोर्सेज प्रोवाइड करेगी या उस पर अपना अप्रूवल नहीं देगी। लेकिन ज़्यादातर तो ऐसा नहीं होगा अगर वो मेजॉरिटी में है। लेकिन फिर भी अगर कोलिशन पार्टी है तो फिर उसमें अगेन बार्गेनिंग और नेगोशिएशन चलते हैं। कैन इंक्वायर मिसयूज ऑफ फंड्स, वो सरकार से पूछ सकती है क्वेश्चन आवर में भी, वैसे भी, कि फंड्स का मिसयूज तो नहीं हो रहा है, उसके बारे में इंक्वायरी करवाई जा सकती है। थ्रू फाइनेंशियल कंट्रोल, लेजिस्लेचर कंट्रोल्स द पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट। मतलब जो गवर्नमेंट ने पॉलिसीज बनाई हैं
उसी के अनुसार पैसा खर्च हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये देखना जरूरी है। तो लेजिस्लेचर कंट्रोल करती है कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं उसके अकॉर्डिंग बजट बना है कि नहीं बना है। एंड नो कॉन्फिडेंस मोशन, इससे भी एग्जीक्यूटिव पे कंट्रोल किया जा सकता है। किसी मिनिस्टर के खिलाफ या पार्टी के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाए और पास हो जाए तो पार्टी गिर जाती है। खास तौर पे कोalition गवर्नमेंट जब होती हैं, ऐसा 1989 के बाद काफी बार हुआ, जब कोalition पार्टनर्स ने सपोर्ट वापस ले ली, सरकार का जो मेजोरिटी थी वो खत्म हो गई और सरकार को रिजाइन करना पड़ा। अब हम कर रहे हैं व्हाट डू द कमिटीज डू, पार्लियामेंट कमिटीज डू। तो पार्लियामेंट की कमिटीज क्या करती हैं? देखिए क्या होता है कि जो लेजिस्लेचर है उसका सेशन तो बहुत कम समय के लिए होता है। 3 सेशन होते हैं, एक मानसून है, एक विंटर है, या बजट सेशन होता है। वैसे भी टाइम भी इन लोगों के पास कम होता है। सेकेंडली, इस जो लॉज बनने हैं, जो नीतियां बननी हैं, उसके लिए जो एक्सपर्टीज है वो इन मिनिस्टर्स के पास नहीं होती है। और कई बार ये काम जो है बहुत टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, तो मिनिस्टर्स नहीं कर सकते हैं ये। अगर मान लीजिए कोई एजुकेशन से रिलेटेड है या हेल्थ से रिलेटेड है, तो इसकी एक्सपर्टीज और नॉलेज मिनिस्टर्स को नहीं होती है। तो इसलिए ये कोई भी लॉ बनने से पहले, जिसको हम बिल बोलते हैं, इनको कमेटीज को सौंप दिया जाता है, रेफर कर दिया जाता है, और फिर ये कमेटीज जो हैं लॉज बनाती हैं। लार्ज वॉल्यूम ऑफ वर्क एंड थॉरो डिस्कशन, काम बहुत ज़्यादा है, टीडियस काम है, और इसमें बहुत डिस्कशन की ज़रूरत है। जो भी लॉ आ रहा है या बनने जा रहा है, उसमें स्पेशलाइज्ड ग्रुप काम करते हैं, आईएएस ऑफिसर जो होते हैं वो काम करते हैं। मान लो एजुकेशन पे बन रहा है तो प्रोफेसर्स को, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स को ले सकते हैं, और अगर हेल्थ से रिलेटेड है तो रिनाउंड डॉक्टर्स को ले सकते हैं, और कुछ जो मिनिस्ट्री के मेंबर्स हैं उनको भी ले सकते हैं। तो इस तरह से ये कमेटियां बनती हैं, और वो क्या करती हैं, लॉ मेकिंग। मतलब लॉ तो बाद में ही बनेगा जब लेजिस्लेचर पास करेगी, लेकिन उससे पहले जो बिल ड्राफ्ट होगा उसमें इन सब की भूमिका होती है, जिनमें आईएएस अफसर होते हैं, स्पेशलाइज्ड ग्रुप्स होते हैं। तो ये जो है कोई भी इशू है उसके स्पेसिफिकेशन को देखना, उसको स्क्रूटनाइज करना, प्रोज एंड कॉन्स को देखना, सब कुछ देख के फिर ये पार्लियामेंट में रेफर करते हैं। तो लॉ मेकिंग भी है और डे टू डे बिजनेस ऑफ हाउस, जब पार्लियामेंट सेशन में है तब भी वो उस काम की भी देख रेख करते हैं। स्टडिंग द डिमांड फॉर ग्रांट्स बाय वेरियस मिनिस्ट्रीज, तो जो भी ग्रांट्स मिनिस्ट्रीज को चाहिए तो फाइनेंस कमिटीज होती हैं वो देखती हैं। लुकिंग इनटू द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय वेरियस डिपार्टमेंट्स, अब गवर्नमेंट के बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, उनके बहुत सारे खर्च हैं, तो उसके लिए भी उनको मैनेज करना पड़ता है। इन्वेस्टिगेटिंग केसेस ऑफ करप्शन, इरेगुलरिटीज, इनको भी देखना पड़ता है। तो ये कमेटीज जो हैं दो तरह की, एक तो स्टैंडिंग कमेटी, ये परमानेंट होती हैं। एक होती है अडॉक। अडॉक होती है कि कोई अगर उनको काम दिया गया है, मान लीजिए कोई स्कैंडल हुआ है, जैसे हर्षद मेहता का हुआ, बोफोर्स गन्स का हुआ, तो ये सब जो होते हैं इनकी इन्वेस्टिगेशन के लिए कोई अडॉक कमेटी अगर लगा दी जाए तो वो इंक्वायरी करेगी, अपनी रिपोर्ट सौंप देगी, और फिर उनका काम खत्म हो जाएगा। लेकिन जो स्टैंडिंग कमेटी होती है ये परमानेंट होती हैं, डिपार्टमेंट से कनेक्टेड रहती हैं, और उनके बजट, एक्सपेंडिचर और बिल्स के मैनेज करती हैं। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटीज, ये क्या होती है? ये जो है ये जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, कुछ मेंबर्स लोकसभा के होते हैं और कुछ राज्यसभा के होते हैं। स्पीकर डिसाइड करता है कितने मेंबर लोकसभा के, कितने राज्यसभा के। वो तब जरूरत पड़ती है जब मान लीजिए कोई बिल लोकसभा में पास हो गया, वहां पर गवर्नमेंट की मेजोरिटी थी, पास हो गया, लेकिन राज्यसभा में गवर्नमेंट की मेजोरिटी मान लो नहीं है और बिल यहाँ अटक गया,
तो कुछ इश्यूज जो डिफरेंट पार्टीज वो उठा सकती हैं, कुछ डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं, कोलिशन पार्टनर्स हैं उनके डिसएग्रीमेंट हो सकते हैं। तो उस केस में जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनती है और इन इश्यूज को रिजॉल्व करने की कोशिश करती है, रिजॉल्व हो जाती है, और फिर उसमें जो लॉ बन रहा है उसमें एडिशन सब्सट्रैक्शन करके लॉ बना दिया जाता है और फिर बिल पास हो जाता है। और जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी कभी कभी कोई करप्शन का केस आ गया, किसी मिनिस्टर का केस आ गया, कोई इरेगुलरिटी का केस आ गया, उन सब में भी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी इंक्वायरी करती है और अपनी रिपोर्ट सौंपती है। हाउ पार्लियामेंट रेगुलेट इटसेल्फ। प्रिसाइडिंग ऑफिसर इज फाइनल अथॉरिटी इन रेगुलेटिंग बिजनेस ऑफ लेजिस्लेचर। मतलब जब लेजिस्लेचर का सेशन चल रहा उस समय उनकी फंक्शनिंग को रेगुलेट करने के लिए प्रिसाइडिंग ऑफिसर, मतलब लोकसभा में होता है स्पीकर और राज्यसभा में होता है वाइस प्रेसिडेंट, तो ये लोग जो हैं ये रेगुलेट करते हैं जब पार्लियामेंट सेशन में। डिफेक्शन। डिफेक्शन क्या होता है, जब कोई मेंबर है वो जब वोटिंग चल रही होती है और उस समय हाउस में एब्सेंट हो जाए, जबकि उनके लीडर चाहते हैं कि वो वोट करें, एक एक वोट काउंट करता है किसी बिल को पास करने में, तो वो एब्सेंट हो जाते हैं या क्रॉस वोटिंग कर देते हैं, अपनी ही पार्टी के अगेंस्ट वोट कर देते हैं, या कई बार क्या होता है जिस पार्टी से जीते हैं उसको छोड़ के दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं, ये कहलाता है डिफेक्शन। और एंटी डिफेक्शन अमेंडमेंट, ये हुआ क्योंकि ये इसके अगेंस्ट बहुत आवाज उठाई गई, तो ये एंटी डिफेक्शन अमेंडमेंट लाया गया 52nd अमेंडमेंट 1985 में, और 91 अमेंडमेंट लाई गई। अब इससे क्या हुआ कि जो एडिशनल पावर टू लीडरशिप एंड प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स को ज्यादा पावर्स मिल गई, कुछ हद तक लिमिट तो कर सके, लेकिन पूरी तरह से तो एंटी डिफेक्शन को नहीं डिफीट कर पाए, लेकिन जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है उनके पास ज्यादा पावर्स आ गई लोकसभा की, या कहें कि लेजिस्लेचर की फंक्शनिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।